Hello friends, today we are discussing about a structure of atom, that is class 11 chapter number 2. Now what this chapter teaches? The rich diversity of chemical behavior. क्या कहते हैं बच्चे, अगर आपको chemical behavior के बारे में जानना है, different chemicals की study करनी है, तो you have to study the internal structure of atom. तो हमें अगर किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, उसके बिहेवियर को जानना है, तो हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर. तो क्या कहते हैं साइंटिस्ट? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज सिंस टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हु वर ऑफ व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. पहले जो इंडियन फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर्स थे, तो वही क्या कहते थे कि जो मैटर का ब्लॉक्स है, जो मैटर बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? फंडामेंटल ब्लॉक क्या है उसका? एटम है. इस आइडिया को कंटिन्यू किया गया और एटम को जो ग्रीक वर्ड्स पे वर्ड दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड द एटोमियम, विच मीन्स अनकटेबल, नॉन डिवाइजेबल, जिसको हम नहीं काट सकते और ना ही वो पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है. ना बच्चे, काफ़ी लंबे टाइम तक ये बात मानी गई थी कि आप एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एटम इटसेल्फ इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम. बट दीज आइडिया रिमेन डोमिनेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वर रिवाइव्ड. लेकिन ये लंबे टाइम तक चला, लेकिन इसके बाद इसको रिवाइव किया गया अगेन बाय द साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी में अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं हमें? एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन ए फर्म साइंटिस्ट बेसिस बाय द जॉन डाल्टन. कि एटम की थियरी, सबसे पहले जो एटम थियरी थी वो किसने दी थी हमें? जॉन डाल्टन ने. एंड द थियरी इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थियरी. अब ब्रिटिशर स्कूल टीचर थे ये, जिन्होंने ये थियरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थियरी. रिगार्डेड दैट एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. और जो ये कहा था उसने कि जो अल्टीमेट पार्टिकल है ना मैटर, वो किसका बना हुआ है? एटम का ही है. डाल्टन थियरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन सक्सेसफुली. आपने बच्चे लास्ट चैप्टर में आपने सीखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या? रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास. लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड बट फिक्स रेशो बाय मास. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या? टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बट दे कैन फॉर्म द मोर देन टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स बट फिक्स रेशो बाय मास. वेरी सक्सेसफुली. बट डज नॉट एक्सप्लेन द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. जो वो फेल हो गया था, जैसे कि इट वॉज नॉन डैट सब्सटेंस लाइक ग्लास एबेनॉइट व्हेन रब्ड विद द सिल्क. कि भाई जो सब्सटेंस, जो ग्लास होते हैं, एबेनॉइट है, जब आप उसको सिल्क से, फर के साथ आप जो रबिंग करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं. तो इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय द साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th एंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरीज. ठीक है. तो अब हम ये शुरू करेंगे कि 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में साइंटिस्ट ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और क्या क्या वो ऑब्जर्वेशन की, और फिर हमें न्यू मॉडल्स जो हैं वो बनते चले गए. नाउ दिस एस्टैब्लिश दैट, अब यहाँ से हमें पता चलने लग गया, और ये जो थियरीज हुई थी, अब वो थियरी हमें ये बताने लग गई थी कि नाउ एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. अब मतलब वेरी लिटिल बिट डिफरेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द दिस डाल्टन थियरी. डाल्टन से तो बिल्कुल कंसेप्ट डिफरेंट हो गया, क्योंकि डाल्टन ये बोलते थे कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. बट नाउ in the late 19th century and 20th century, various scientists explain this atoms can be divided into various small particles. Now here the first discovery, that is discovery of subatomic particles. Now the various still smaller particles of atom are called subatomic particles. means atom को भी तोड़ के जो small particle तैयार हो रहे हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? subatomic particles. and inside into the structure of the atom, जब आप एटम के स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा बच्चे? फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब. और वो कैसे स्टडी करेंगे? डिस्चार्ज ट्यूब से. नाउ इसी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स. बिफोर वी डिस्कसिंग दीज रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड, हमें एक रूल, बेसिक्स रूल, जो चार्ज पार्टिकल का एक रूल होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, but positive and negative repel. Now next first discovery is
discovery of electron. Now here your scientist in 1830 Michael Faraday. बच्चों जो माइकल फेरेडे थे when in class 12 the chapter is electricity, you from that chapter you will study the concept of this deposition of mass of any substance by supply the electricity can be explained by the Faraday by studying Faraday first and Faraday second law. तो वो माइकल फेरेडे थे जिन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पास की थी इलेक्ट्रोलाइट से. इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. केमिकल रिएक्शन जो होगी वो किस पे होती है, इलेक्ट्रोड पे. और जिससे क्या होगा, लिबरेशन होगी. मीन्स कोई अगर गैस बनेगी तो वो लिबरेट होती है इलेक्ट्रोड पे. और कोई मास होगा मैटर का तो वो क्या हो जाता है, डिपोजिट. तो आपने इन सभी बातों को इसने दो लॉज में, कुछ लॉज में फॉर्मुलेशन करती थी जो आप कहाँ सीखोगे, क्लास 12 में. अब दीज रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकुलर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये जो उसके रिजल्ट थे वो हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है. नाउ हियर इन मिड 1850s मैनी साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट आए थे, फेरेडे बिगेन टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. अब फेरेडे जिन्होंने स्टडी किया था इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को, और उसको उसने क्या नाम दे दिया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. नाउ सी दिस डायग्राम. दिस इज द Now this is the discharge tube. Clear? Here one is cathode which is negatively terminal and positive terminal is cathode. Anode and cathode. ठीक है, negative terminal is cathode and positive terminal is anode. और ये this is the high voltage battery and this is the pump, vacuum pump for increasing the pressure or decreasing the pressure inside the discharge tube. Now what this is, माइकल फेरेडे ने क्या ये जो 1850 सेंचुरीज़ में क्या हुआ इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, इट इज़ डिपिक्टेड. क्या डिपिक्ट किया गया बच्चे, कैथोड रे ट्यूब. जो ये कैथोड रेस थी वो किसकी बनी हुई थी, ग्लास की. क्लियर? कंटेनिंग 2 थिन पीस ऑफ मेटल. इसके अंदर क्या थे, 2 थिन पीस थे. किसके, मेटल्स के थिन पीस थे. और उस थिन पीसेस को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड. और वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही कैसे थे, सील्ड थे. नो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू द गैसेज वुड बी ऑब्जर्व. तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई गैसेस के अंदर, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वेरी लो प्रेशर में फिल की गई थी और वेरी हाई वोल्टेज पे. नाउ द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड. प्रेशर एडजस्ट किया गया. नाउ जब ये प्रेशर किया गया था बेटा, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो फर्स्ट जो प्रेशर रखा गया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया था और जो वोल्टेज सप्लाई की गई थी अप्रॉक्सीमेट टू 10,000 वोल्ट. तो देर तब जब उन्होंने नोटिस किया कि देर विल बी नथिंग इनसाइड, देर विल बी नथिंग हैपन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द प्रेशर नाउ decreases from 1 atmospheric to 0.1 or 0.01 atmospheric, then there will be something happen inside the discharge tube. Now the pressure of different gases could be adjusted by evacuation of the glass tubes. Evacuation means the pump. आप उससे गैसेस को बाहर निकालेंगे तो प्रेशर जो होता है वो कम होने लग जाता है. When sufficiently high voltage is applied across the electrode, जब आप हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हो इलेक्ट्रोड पे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग करेगा थ्रू द स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द एयर. करंट फ्लो करने लग जाएगा फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज़ फ्रॉम कैथोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. अब पास होने लग जाएगा कि जैसे आप करंट पास करोगे, स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब. ट्यूब के अंदर मूव करने लग जाएगा. और कहाँ से मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. नाउ अब जो ये मूव करा है, जो ये रेज मूव करी है, इसको नाम क्या दे दिया गया, कैथोड रेज और द कैथोड रेज पार्टिकल्स. नाउ जो ये करंट फ्लो करा है कैथोड से एनोड की तरफ, वो चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड. इसको एनोड पे होल करके चेक किया गया और वहाँ पे क्या रख दी, फ्लोरेसेंट ट्यूब रखी गई. ठीक है, और उस फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन. ठीक है,
नाउ आपको पता है बच्चे, जो हमारी जो एलईडीज, जो ये हमारे कलर टीवी होते थे, वो जो पिक्चर ट्यूब होती है विच इज़ ऑल्सो द फ्लोरेसेंट ट्यूब मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड, स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग। तो जैसे ही रेज आई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट करा, तो वहाँ पे कलरफुल जो है वो क्या, ब्राइट स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस करने लग गई। नाउ यहाँ से अब हमें पता चला कि जैसे ही आपने 10,000 वोल्ट, यहाँ पे कितनी रखी गई है, 10,000 वोल्ट की सप्लाई की गई है, और यहाँ पे प्रेशर वेरी लो प्रेशर, तो कैथोड से रेज निकली और वो कहाँ मूव करने लग गई हैं, एनोड की साइड। इसको चेक करने के लिए एनोड को क्या किया गया था, परफोरेटेड, और ये स्क्रीन रखी हुई थी, और ये स्क्रीन किसकी थी, जिंक सल्फाइड की। जैसे ही रेज आई, इस परफोरेटेड में से निकली और क्या कर दिया, हिट करा जिंक सल्फाइड को, और एक कलरफुल ब्राइट स्पॉट जो है वो प्रोड्यूस करने लग गई। नाउ द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड बिलो। द कैथोड रेज स्टार्ट, अब क्या इसने एक्सपेरिमेंट रखा, सबसे पहला कैथोड है रेज जो थी वो मूव करने लग जाएंगी फ्रॉम, कैथोड रेज मूव करने लगेंगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड साइड। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि कैथोड मूव करेंगे, कैथोड रेज मूव करेंगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, These rays themselves are not visible. ये दिखती तो नहीं है, they are not visible, but their behavior can be observed with the help of a special kind of material, and that material is called fluorescent और phosphorescent. क्लियर, वैसे तो ये नहीं दिखेंगी आपको, लेकिन इनका बिहेवियर आपको किस पे दिखेगा, स्पेशल टाइप के मटेरियल की बनी हुई स्क्रीन्स पर दिखेगा, और वो स्क्रीन्स क्या है, फ्लोरेसेंट। क्लियर। नाउ विच ग्लो व्हेन इट हिट बाय देम, जो कि क्या करती हैं, ग्लो करती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ना टेलीविज़न पिक्चर्स, जो मैंने आपको पहले बताया था ना बेटा, टेलीविज़न की जो पिक्चर्स ट्यूब होती है वो भी क्या है आपकी, कैथोड रेज ट्यूब होती हैं। क्लियर, कैसी होती हैं, कैथोड रेज ट्यूब होती हैं, जिससे क्या होता है, टेलीविज़न पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस। जो पिक्चर्स आप देखते हो टेलीविज़न में, वो भी किसकी वजह से है, फ्लोरेसेंस की वजह से है, जो किस पे ऊपर होता है, टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर सम फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंस मटेरियल की कोटिंग की हुई होती है। ठीक है। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखी उसने, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही एब्सेंट कर दें, तो ये जो वेव्स होती हैं, या जो क्या कहते हैं आप इसको, कैथोड रेज, वो हमेशा कैसे चलती हैं, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। क्लियर। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इसका बिहेवियर वैसा ही होता है जो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होता है। तो इससे हमें पता चला कि सजेस्टिंग दैट कैथोड रेज हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है, और उसको नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड, अब जो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस पे डिपेंड, डू नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती बच्चे, मटीरियल पे डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रोड्स के, बट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज। आपने कौन सी गैस फिल करी है इनसाइड ट्यूब के, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि जो कैथोड रेज निकल रही है। तो thus we concluded that electrons are basic constituent of all the atom। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कितने भी एटम के हो। नाउ नेक्स्ट इज चार्ज टू मास रेशो। नाउ अब चार्ज टू मास रेशो कैसे होगा, नाउ ब्रिटिश फिजिस्ट जे जे थॉमसन क्या कहते हैं, इन्होंने रेशो निकाला हुआ है, किसका रेशो, चार्ज टू मास रेशो मीन्स चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। लेकिन उन्होंने निकाला कैसे है, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई। अगर आप सिर्फ क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्लियर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं
तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेविएट कर जाते हैं अपने पाथ से और कैथोड रे ट्यूब को पॉइंट ए पर जाकर हिट करते हैं। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉइंट सी पर जाकर हिट करते हैं। तो जब उसने बैलेंस किया, किसको बैलेंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, तो इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ। तो क्या पॉसिबल करने लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन को पाथ पर वापस लाना, टू द पाथ विच इज़ फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। उस पाथ पे, जब वो उस पाथ पे मूव कर रहा था जब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ही मैग्नेटिक फील्ड था, और वो पाथ कौन सा था, पॉइंट पी। तो थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन, कि थॉमसन ने इस बात को बोला कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से और मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई होने से, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से और मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई होने से ये जो पार्टिकल डेविएट कर रहा है ना अपने पाथ से, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। भाई जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना मैग्नीट्यूड है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, किसमें, व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द पार्टिकल, जितना लाइटर पार्टिकल होगा उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। हेयर दिस इज़ द अपरेटस टू डिटरमिन द चार्ज टू मास रेशियो। अब उसने क्या करा, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, हेयर दिस इज़ कैथोड, दिस इज़ एनोड, क्लियर। नाउ हेयर दिस इज़ द कैथोड रेज जो ट्रेवल कर रही हैं। आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, दिस ब्लू एंड ऑरेंज प्लेट्स आर द इलेक्ट्रिक फील्ड and this one is the magnetic field, and these two are perpendicular to each other. now जब ये कैथोड रेज ली तो हमने देखा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो पॉइंट ए पर गया, मैग्नेटिक फील्ड पर पॉइंट सी पर करा, और जब ये दोनों ही नहीं थे तो पॉइंट बी पर गया, क्लियर। और ये डेविएशन किस पे डिपेंड करा आपका, दैट विल बी द बाय अप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field, the strength of electrical and magnetic field, the deflection of electrons from its original path increases with the increase in the voltage। और जी डिफ्लेक्शन हुई थी ना इलेक्ट्रॉन्स की, उसके पाथ को आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। तो बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर आप एक्यूरेट मेजरमेंट करते हो अमाउंट डिफ्लेक्शन पर, तो बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर आप करेक्ट मेजरमेंट करते हो डिफ्लेक्शन की, यू गॉट दिस E/m रेशो एंड इट कम्स आउट टू बी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg, वेयर m mass of electron, c charge on the electron, and this charge is the negative because electron is negatively charged particles. I hope you understand this concept. Okay, bye bye.